हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ pfSense के बारे में। तो pfSense एक फायरवॉल है, उसके बारे में मैंने एक पूरी इन डेप्थ वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा। उस वीडियो में मैंने बताया है कि मेरे पास कौन सा हार्डवेयर है, pfSense क्या होता है और किस सर्वर पर मैं pfSense इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो ये वीडियो उसी वीडियो कंटिन्यूएशन है। तो एक बार आपने pfSense अपने हार्डवेयर पे, सर्वर पे या वीएम पे इंस्टॉल कर लिया तो उसके बाद जो स्टेप्स करने होते हैं इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो अब pfSense इंस्टॉल हो गया है, तो हमको क्या करना है, अब हमको इसको स्टार्ट करना है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें बेसिकली जो इसका इंटरनल आईपी एड्रेस है जो हमने वहाँ सेट किया था 192.168.5.1 वो डालना है और इसका पेज खुल के आ जाएगा। तो जैसे ही पेज खुल के आएगा वैसे ही आपको ये सेटअप विजार्ड आ जाएगा। अब ये सेटअप विजार्ड मैं रन कर चुका हूँ इसलिए इसमें ऑलरेडी सेटिंग्स प्रीफिल्ड आएंगी, पर जब आप फ्रेश रन करोगे तो इसमें सेटिंग्स प्रीफिल्ड नहीं होंगे। तो मैं बताता जाऊँगा क्या फिल करना है और क्या नहीं फिल करना है। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट करना, उसके बाद ये भी नेक्स्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है होस्ट नेम, pfSense होस्ट नेम सही है, डोमेन लोकल डोमेन सही है। प्राइमरी डीएनएस यहाँ पे यूजुअली ये अनफिल्ड होता है, पर आपका मन करे तो आप यहाँ पे गूगल का डीएनएस या क्लाउडफ्लेयर का डीएनएस किसी का भी डाल दोगे काम चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे गूगल का भी डाल दिया है, क्लाउडफ्लेयर का भी डाल दिया है। ओवरराइट डीएनएस मैंने चेक कर दिया है। ओवरराइट डीएनएस का मतलब ये होता है कि आपके पीसी में जो भी डीएनएस होगा उसको ये ओवरराइट कर देगा और उसको और आपके यूआरएल्स रिजॉल्व करेगा जो आपने यहाँ पे डीएनएस डाला है उससे। तो ये काफ़ी सेटिंग्स में यूज़फुल होता है, पर काफ़ी सेटिंग्स को यूज़ नहीं होता है इसका। इसको आपकी मर्ज़ी है, आप इसको ओवरराइट करो या ना करो। क्या नेक्स्ट आएगा, यहाँ पे आप टाइम जोन डाल देना। एशिया कोलकाता, हम लोग इंडिया में रहते हैं क्योंकि। अब ये पूछ रहा है इंटरफेस सेटअप करने का, वैन इंटरफेस यानी कि जो इंटरनेट भेजेगा हमको। तो अभी के लिए इसको DHCP छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है इसको। और बाकी सेटिंग्स इसकी ऐसे ही रहने देना। और यहाँ पे जो ब्लॉक में होता है इसको अनचेक कर देना दोनों को। यहाँ एंड में दो ब्लॉक आते हैं, RFC 1918 वाला और बोगॉन नेटवर्क, इन दोनों को अनचेक कर देना अगर ये चेकड है आपके में। तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका लैन का एड्रेस विच इज़ ओके 192.168.5.1। इसके आगे नेक्स्ट किया। एडमिन पासवर्ड कुछ स्ट्रॉन्ग से पासवर्ड बना दो भाई। नेक्स्ट रीलोड। अब ये रीलोड करेगा 2-3 सेकंड में। इसके बाद ये विजार्ड ख़त्म हो जाएगा और ये रीलोड कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद चेक कर लेते हैं क्या इंटरनेट आ रहा है। अब इंटरनेट आ रहा है, चल गया गूगल। स्पीड टेस्ट कर लेते हैं एक बार। आठ सौ 850 काफ़ी अच्छी स्पीड आ रही है, गिवन कि बाकी चीज़ें डाउनलोड हो रही होंगी, कहीं ना कहीं सर्वर में कुछ ना कुछ अपलोड हो रहा होगा, तो कहीं ना कहीं बैंडविड्थ खर्च हो ही रही होती है। तो काफ़ी रेस्पेक्टेबल स्पीड है। ठीक है, तो 800 850 करीब स्पीड है। इसको बंद कर देते हैं। अब इसको फिनिश कर दिया जाए यहाँ पे वापस, एक्सेप्ट, क्लोज। ठीक है, अब ये आपका डैशबोर्ड बन के आ गया। तो अब यहाँ पे आपको यूज़र नेम, सिस्टम कौन सा है आपका, बायोस कौन सा है, pfSense का वर्जन क्या है, CPU का वर्जन क्या है, ये सब डिटेल लिख के आ रही हैं। यहाँ पे आपको इंटरफेसेस आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पे हम चीज़ें ऐड करेंगे कि यहाँ पे थोड़े ग्राफ दिखने लग जाएँ और थोड़ी इन्फॉर्मेशन और दिखने लग जाए। तो जो मैं ऐड करता हूँ मैं वो बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ इसमें OpenVPN, जो कि बाद में इंस्टॉल करूँगा। तो यहाँ पे काम का होता है, कौन सा कनेक्शन बना हुआ है, कौन कितने लोग लॉगिन हैं, ये सब लिख के आता है। उसके बाद थर्मल सेंसर, CPU का टेम्परेचर क्या है, रैम का टेम्परेचर क्या है और सिस्टम बोर्ड का टेम्परेचर क्या है, वो सब दिखाने लग जाता है। उसके बाद ट्रैफिक ग्राफ्स होते हैं, वो मैं लगाता हूँ यहाँ पे जिससे कि हमको स्पीड पता चले, और इसको सबसे ऊपर कर दो। और एक चीज़ और है यहाँ पे, फायरवॉल लॉग। इतना सफिशेंट है आपके लिए कि स्टार्टिंग में आप अगर कर रहे हो तो इतनी काफ़ी चीज़ें हैं आपके लिए, इतना ग्राफ है। बाकी यहाँ पे प्लस पे ऐड करोगे तो बहुत कुछ और आ ही जाता है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो सिस्टम का आ रहा है। सिस्टम में एडवांस पे जाओ। यहाँ पे अब ये चीज़ें पूछ रहा है। ये पहली चीज़ तो वेब कॉन्फ़िग के बारे में आ रहा है। जो ये वेब GUI आ रही है इसकी सेटिंग्स के बारे में आ रहा है। यूजुअली यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होगा, पर अगर आप चाहते हो तो इसको HTTPS कर दो, जो कि अच्छी प्रैक्टिस होती है। उसके बाद अगर आपको SSH का एक्सेस करना है, जो कि अगर आपको पता है SSH क्या होता है और उसकी क्या पावर होती है, तो मैं तो हमेशा कहूँगा इनेबल SSH करना। और पहले पब्लिक और पासवर्ड ऑप्शन चूज़ करना यहाँ पे। और जब आप एक बार SSH कर लो तो वहाँ पे अपनी पब्लिक की डाल देना
और की डालने के बाद यहाँ पे पब्लिक की ऑनली कर देना, जिससे कि आपका फायरवॉल काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। एज इन कोई उस पर सच करके सेटिंग्स नहीं चेंज कर पाएगा। उसके बाद सेव कर दो। कुछ हमने चेंज तो ऐसा किया नहीं है, पर जो चेंज किया है वो हमने HTTPS किया है। अब ये अपने आप हमको HTTPS पे रिडायरेक्ट कर देगा 1 सेकंड में। अभी हम HTTP पे यहाँ नॉट सिक्योर लिख के आ रहा है, अभी ये अपने आप HTTPS कर देगा, पर काफ़ी देर वेट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे सेल्फ साइन सर्टिफिकेट है, इसलिए बोल रहा है कि कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट, इसको एक्सेप्ट करके कंटिन्यू कर दो। यहाँ पे फिर से लॉगिन करना पड़ेगा सिक्योर पासवर्ड के साथ। अब ये डैशबोर्ड खुल गया, तो सिस्टम में यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे फायरवॉल और नेट की सेटिंग आती हैं। यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी सही है। अगला नेटवर्किंग का टैब आता है, यहाँ पे IPv6 है, यहाँ पे भी कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, यहाँ पे सब सही है। मिसलिनियस में देखते हैं, प्रॉक्सी सपोर्ट होता है। मान लो अगर आपको सारा अपना ट्रैफिक किसी प्रॉक्सी के थ्रू पास करना है, जो कि मान लो US में है या कहीं और है, तो वहाँ पे डाल दो, तो ये ग्लोबल प्रॉक्सी लग जाती है, सारा इंटरनेट का ट्रैफिक इससे पास होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे सिस्टम ट्यूनेबल पैरामीटर हैं, जैसे अपने विंडोज़ में रजिस्ट्री की होती है, वैसे यहाँ पे कुछ पैरामीटर हैं जो इस pfSense की ट्यूनिंग करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका हार्डवेयर लोड कैसा है और क्या डिमांड है आपका pfSense से, उसके हिसाब से आप यहाँ चेंजेस करते हो। अभी के लिए सब सही है। नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ ट्रिगर लगाओ, अलर्ट्स लगाओ और वो आपको ईमेल पे आ जाए, तो यहाँ पे आपको ग्लोबल नोटिफिकेशन सेट करनी होती हैं। नोटिफिकेशन नहीं सेट करनी है, यहाँ पे नोटिफिकेशन कहाँ भेजनी है उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सर्टिफिकेट मैनेजर नाम ही बता रहा है, सर्टिफिकेट मैनेजमेंट होता है यहाँ पे, चाहे सेल्फ साइन सर्टिफिकेट हो या आपका कोई वेब होस्टिंग का सर्टिफिकेट हो, वो यहाँ मैनेज कर सकते हो। तो अभी हमें कोई मतलब नहीं है इससे। जनरल सेटअप में आप वो सब चीज़ें सेटअप करते हो जो आपने सेटअप विजार्ड में फर्स्ट टाइम सेटअप किया था। आप चाहते हो उनमें कुछ अपडेट करना है, कुछ मॉडिफाई करना है, तो यहाँ से करते हो आप। उसके बाद अपडेट, अगर कोई अपडेट आया होगा तो वो दिखा देगा, तो मतलब अभी कुछ है नहीं। यूज़र मैनेजर, अच्छी प्रैक्टिस ये कहती है कि आप यहाँ पे एक नया यूज़र बनाओ, फॉर एग्ज़ाम्पल AKI, और एडमिन बना दिया उसको, यूज़र को, और सेव कर दिया। और इसके बाद आपने एक बार ये सेव कर दिया, तो आप यहाँ एक्शन पे जाओ और इसके स्टेटस को आप डिसेबल कर दो। कहाँ गया इसका स्टेटस? डिसेबल्ड, इसको चेक इन कर दो, दिस यूज़र कैन नॉट लॉग इन, और इसको सेव कर दो। तो अच्छी प्रैक्टिस का ये मतलब होता है कि आप जो एडमिन या डिफ़ॉल्ट सिस्टम का यूज़र है उससे कभी लॉगिन मत करो, आप नया यूज़र बनाओ और उससे लॉगिन करो। तो अब हमने बना दिया है, तो इसको लॉग आउट करके उससे लॉगिन कर लेते हैं। ये आ गया लॉगिन करके AKI जो नया यूज़र बनाया था उससे। अब इंटरफेसेस होते हैं, असाइनमेंट होता है, पहले असाइनमेंट देख लेते हैं। अब मान लो आपके पास, जैसे हमारा सर्वर है उसमें अभी 4 लैन पोर्ट खाली पड़े हैं जो यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो अब मैं चाहता हूँ उन 4 लैन पोर्ट पे एक लैन पोर्ट बना दूँ एक और सबनेट पे, जैसे मान लो 192.168.6. समथिंग, तो उस सबनेट में मैं सारे CCTV कैमरा डाल दूँ अपने। तो उससे होगा क्या कि CCTV कैमरा का एक अलग सबनेट बन गया, तो उसका ट्रैफिक कभी बाहर नहीं जा पाएगा, उसको मैं अलग मैनेज कर पाऊँगा। और अगर हमको उन CCTV कैमरास को इंटरनेट से बात करवानी है तो वो सब फायरवॉल के थ्रू होगा, तो वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे। और इसको आपने IGB2 को सेलेक्ट किया, उसको ऐड पे क्लिक किया, इसके बाद ये ऐड हो गया, इसके बाद सेव पे क्लिक किया, तो अब ये सेव हो गया। तो अब ये इंटरफेस यहाँ पे सेव है। अब आप यहाँ इंटरफेसेस पे जाओगे, जो ऊपर मेन्यू आ रहा है, इस पर आप एक देखोगे ऑप्शनल 1 इंटरफेस, इनेबल इंटरफेस पे क्लिक करोगे तभी वो इंटरफेस इनेबल होगा, तब तक वो इनेबल नहीं होगा, यानी उस पर कोई ट्रैफिक पास नहीं होगा, वो डिसेबल्ड रहेगा, मतलब डेड एक तरह से। उसके बाद आप कॉन्फ़िगरेशन सेट करो, स्टैटिक करना है, जो करना है आप उसको बनाओ अपने हिसाब से, ब्लॉक करो, सेव करो, आगे बढ़ाओ। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा कि आप एक और सबनेट क्रिएट कर दोगे जो कि लैन की तरह से एक्ट करेगा, पर जब आप इस पर इंटरनेट चाहोगे तो आपको फायरवॉल रूल्स बनाने पड़ेंगे, तो वो अलग एक एडवांस टॉपिक है, अगर ज़रूरत है तो उसकी बताओ एक वीडियो बना देता हूँ, पर अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। अब आते हैं वैन पे। तो वैन की सेटिंग यहाँ पे है, आपने देखी है, DHCP है, यहाँ पे बाकी कुछ नहीं करना है हमको, और ये हमने अनचेक कर रखा है। इसके बाद लैन पे आएंगे, लैन पे स्टैटिक IPv4 है, कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं है IPv6 की, ये हमारा IP एड्रेस है, और इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं कि ऑलरेडी सेव्ड है। होता क्या है कि जो अटैकर होता है वो बेसिकली इजी टारगेट ढूंढता है, पर जो pfSense की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड है या सिक्योर है, तो जब कोई अटैकर आपके PC पे या आपके IP एड्रेस पे अटैक करने की कोशिश करता है, pfSense उसके अटैक को डिनाई करता है या रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो वो ऑलरेडी मूव ऑन कर जाता है। तो बाई डिफ़ॉल्ट
जनरल लोगों के लिए इतना ही pfSense काफ़ी है उनको बहुत सारे अटैक्स से मिटिगेट करने के लिए। तो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पैकेज है जो हमको इंस्टॉल करना है। ये पैकेज है स्नॉट नाम का। तो ये बेसिकली IPS और IDS इनेबल कर देता है हमारे pfSense में। IPS क्या होता है? इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, और IDS होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए बेसिकली आपको सिस्टम पे जाना है, फिर वहाँ से पैकेज मैनेजर पे जाना, और यहाँ पे कह रहा है नो पैकेज करेंटली इंस्टॉल्ड। तो अवेलेबल पैकेज पे जाओ, यहाँ पे 1 मिनट लगाता है ये, और यहाँ पे स्नॉट टाइप कर दो। तो स्नॉट टाइप करते ही अपने आप आ गया। इस पर इंस्टॉल पे क्लिक करो, कन्फर्म पे क्लिक कर लो। करीब ये 2 से 3 मिनट लेगा, डिपेंडिंग अपॉन सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन ये इंस्टॉल हो जाता है। यहाँ सक्सेस लिख के आ गया, ये इंस्टॉल हो गया। अब इंस्टॉल्ड पैकेज की लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि इट्स नॉट इंस्टॉल्ड है। अब इसकी सेटिंग थोड़ी सी कर ली जाए। इसमें थोड़ा सा टाइम दूंगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। pfSense इंस्टॉल करने के बाद इट्स नॉट इंस्टॉल करना ज़रूरी है एज एन सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। तो सर्विसेज पे क्लिक करोगे तो नीचे आएगा स्नॉट पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे भी आप देख रहे हो इंटरफेस सेटिंग। अभी दोनों के लिए इसको छोड़ देते हैं, अभी आते हैं ग्लोबल सेटिंग पे। तो स्नॉट क्या करता है? स्नॉट रूल्स पे आपका ट्रैफिक का जो पैकेट होता है वो इंस्पेक्ट करता है, चाहे वो लैन का ट्रैफिक हो चाहे वो वैन का ट्रैफिक हो। तो यहाँ पे आपको पहले स्नॉट की VRT इनेबल करनी होगी। यहाँ पे साइन अप करो, पहले अपने आप ही लिंक आ रहा है साइन अप। तो आपने एक बार साइन अप कर लिया, उसके बाद आपको एक यहाँ पे कोड मिलता है, वो कोड आप यहाँ पेस्ट कर दोगे। उसके बाद आपको ये दूसरा GPL2 वाला स्नॉट है, इसको भी चेक इन करना है, इसको भी करना है। ओपन ऐप ID इस पर चेक इन कर दें, इस पर भी चेक इन कर दें। उसके बाद अपडेट इंटरवल, तो इस नॉट के जो रूल्स होंगे वो कितनी देर में अपडेट हों। मेरे ख्याल से तो 7 दिन काफ़ी सही होता है, मतलब इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है, तो 7 दिन इज़ ओके। उसके बाद उसको सेव कर देते हैं, फिर अपडेट पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि रिज़ल्ट अननोन और कोई भी रूल डाउनलोड नहीं हुआ है। तो अभी हमको क्या करना है? पहले तो रूल अपडेट करने हैं। तो अपडेट रूल पे क्लिक करो, तो यहाँ पे अपने आप थोड़ी देर में रूल डाउनलोड कर देगा, अपडेट कर देगा। तो रूल्स अपडेट हो गए हैं। थोड़ा वेट करना, थोड़ा टाइम लग जाता है डिपेंडिंग कितने रूल्स हैं। उसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद अलर्ट्स पे आते हैं। तो अभी तो कोई अलर्ट है नहीं, कोई इंटरफेस भी नहीं है, कोई ब्लॉक्ड भी नहीं है, पास लिस्ट भी नहीं है, सप्रेस, बाकी सब कोई हमको मतलब नहीं है। मतलब ये सब कोई दिक्कत नहीं है, कोई इग्नोर करो, ये सब डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे काफ़ी सही है। उसके बाद अब स्नॉट इंटरफेसेस पे आते हैं। तो यहाँ पे आप वैन और लैन दोनों का बना सकते हो। तो यहाँ पे ये कह रहा है सेंड अलर्ट्स टू सिस्टम लॉग, यस। सर्च ऑप्टिमाइजेशन, यस, सर्च ऑप्टिमाइजेशन करना है हमको। चेकसम नहीं करना है। होम नेट ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें भी हमको। अलर्ट सप्रेशन कुछ नहीं करना है, ओके, सेव कर दिया। अब इसके बाद वैन कैटेगरीज़ में आते हैं। अब यहाँ पे आपको देखो ये रूल की कैटेगरीज़ हैं जो लिख के आ रही हैं, ठीक है। रूल सेट्स जिसको ये लोग बोलते हैं, या कैटेगरीज़। तो ये रूल कैटेगरी है, ये एक्चुअल रूल नहीं है, ये रूल की कैटेगरीज़ हैं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये रूल खुल के आ गए, ठीक है। तो इसमें किसी में भी क्लिक करोगे तो ये इतने रूल आ गए, सबके अंदर हज़ारों रूल हैं। तो ये रूल की कैटेगरीज़ हैं। तो यहाँ पे ये आप चाहो तो आप मैनुअली एक सेलेक्ट कर सकते हो आपके हिसाब से, जैसा आपका नेटवर्क है, जिस तरह का आपका यूज़ है। पर मैं जो करता हूँ होम नेटवर्क के लिए, या थोड़ा सा भी कॉर्पोरेट लेवल पे काम करना है अगर, तो यहाँ पे चेक इन करो, चेक करो इसको, चेक बॉक्स को, और इसको सिक्योरिटी कर दो। मैक्स मत करना, क्योंकि मैक्स करते ही आपका ऑलमोस्ट सारी पॉलिसी एक्टिवेट हो जाती हैं और सारा ट्रैफिक बिल्कुल नेटवर्क जाम हो जाता है। और नीचे आके इसे फिर से सेव कर दो। वैन प्री प्रोसेस परफॉर्मेंस स्टैट्स कलेक्ट कर लो, देखो कितना पेनल्टी लग रही है आपके सिस्टम पे। फिर यहाँ पे आता है होस्ट एट्रीब्यूट टेबल, इससे भी आपको कोई मतलब नहीं, डिफ़ॉल्ट रहने दो इसको। प्रोटोकॉल अवेयर फ्लैशिंग, इसको भी डिफ़ॉल्ट रहने दो। एसएस डिटेक्शन डिफ़ॉल्ट रहने दो। HTTP इंस्पेक्ट होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बंद कर दिया हमने। ये सब डिफ़ॉल्ट सही है, इसमें मतलब कुछ हमको करना नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है एप्लीकेशन ID डिटेक्शन, इसको चेक इन कर दो। एप्लीकेशन ID बेसिकली यही होती है कि नेटफ्लिक्स का ट्रैफिक है या किसका कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, वो उसका नाम पता लगा देता है। पोर्ट स्कैन डिटेक्शन, अगर आपके नेटवर्क पे या वैन पे कोई बाहर से पोर्ट डिटेक्ट कर रहा है या पोर्ट डिटेक्शन लगाया है किसी ने कि कौन कौन से पोर्ट ओपन है, क्लोज़ हैं,
बाकी आपको जैसा समझ में आए, मतलब जब एरर फेंकने लगेगा, जब अलर्ट्स के लॉग आने लगेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ट्रैफिक कैसा जा रहा है, कहाँ पे फंस रहा है। तो आपको धीरे धीरे जा करके अंदर माइन्यूट चेंजेस करने पड़ेंगे, बेसिकली जिसको हम लोग ट्यूनिंग कहते हैं। तो एक बार आपने ये सब सेटअप कर दिया, उसके बाद आप स्नॉट इंटरफेस पे जाओ, फिर से यहाँ पे क्लिक करो और अभी ये देखो स्नॉट स्टेटस स्टॉप्ड है, इसको यहाँ से कर दो स्टार्ट। इसके बाद अगर हमको लॉग देखने हैं तो सिस्टम लॉग पे जाओ और यहाँ पे जनरल लॉग के अंदर आता है स्नॉट के एरर, ये रहे स्नॉट के एरर्स। स्नॉट जो है आपके रैम पे भी भारी पड़ता है और आपके प्रोसेसर पे भी भारी पड़ता है, क्योंकि उसको बहुत सारे रूल लोड करने पड़ते हैं और वो रूल बहुत तेज़ी से एक्सेस करने होते हैं, तो इसलिए उसको रैम में रखने होते हैं। प्लस उसको हर पैकेट पे वो रूल लगा के इंस्पेक्शन करना होता है, तो प्रोसेसर खर्च होता है। तो फायरवॉल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है कि आपको करनी चाहिए वो है ट्रैफिक शेपर। ट्रैफिक शेपर क्या होता है कि मान लो अगर आपका गूगल हैंगआउट की कॉल चल रही है और साथ ही में घर पे कोई और पीसी है, कोई और सर्वर है, उस सर्वर में कुछ डाउनलोड स्टार्ट हो गया, तो अब हैंगआउट की कॉल की जो बैंडविड्थ है वो डाउनलोड पूरी खींच लेगा, यानी कि कोई QoS नहीं है, क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं है। तो वो इनेबल करने के लिए ट्रैफिक शेपिंग आती है कि ट्रैफिक को आप कैसे मोड़ो और कैसे डिसाइड करो कि कौन से पैकेट को प्रायोरिटी देनी है और कौन से पैकेट को प्रायोरिटी नहीं देनी है। तो वो ट्रैफिक शेपर में डिसाइड होता है। फायरवॉल के अंदर आना, ट्रैफिक शेपर के अंदर क्लिक करना। अब यहाँ पे दो तरीके होते हैं ट्रैफिक शेपर क्रिएट करने का। एक मैनुअल तरीका होता है जिसमें आप बाई इंटरफेस वैन क्लिक करो, इनेबल डिसेबल करो, प्रोटोकॉल शेड्यूलर टाइप सेलेक्ट करो, बैंडविड्थ सेलेक्ट करो, क्यू टाइप, ये सब करो। मतलब ये मैनुअल तरीका है, ये हमको नहीं करना है, पर अभी हमारा काम विजार्ड से हो जाएगा। ट्रैफिक शेपर मल्टी, ट्रैफिक शेपर डेडिकेटेड, तो मल्टी ऑल पे क्लिक करना है। नंबर ऑफ़ लैन सेलेक्ट करो, नंबर ऑफ़ वैन सेलेक्ट करो, नेक्स्ट करो। लैन ये रहा हमारा, इसमें इंटरफेस और शेड्यूलर होता है, ये बेसिकली एल्गोज होती हैं जो कि शेड्यूलिंग करती हैं। वैन सेलेक्ट किया आपने, ये भी फिर से एल्गो आ गई। आपने अपलोड स्पीड दी 1 गीगाबिट पर सेकंड की, डाउनलोड स्पीड दी 1 गीगाबिट पर सेकंड की, मेरी यही कनेक्शन स्पीड है। वॉइप सेटिंग की, वॉइप यानी जो वॉइस कॉल होती है, यानी कि स्काइप की कॉल होती है या किसी और ऐसे ही वॉइप नेटवर्क की, तो वो वॉइप में आता है। पिनलाइज IP और एलियस, यानी कि अगर मान लो मैंने किसी बंदे को दिया हुआ है कि भाई तुम 200 kbps पर डाउनलोड करो, पर वो कंटिन्यूसली उसको एब्यूज़ कर रहा है, तो पिनलाइज भी कर सकते हैं हम, पर पिनलाइज की ज़रूरत नहीं है। ये तब सेटिंग काम में आती है जब आप किसी ऑफिस स्पेस में हो या कहीं लार्ज कॉर्पोरेट में हो या रेस्टोरेंट में हो, जहां आप चाहते हो कि भाई कोई ओवर यूज़ ना करे, अब्यूज़ ना करे सिस्टम को, पर अभी ये इसकी ज़रूरत नहीं होती है, घर पे तो एटलीस्ट नहीं होती है। अब आता है पीयर टू पीयर नेटवर्किंग। पीयर टू पीयर नेटवर्किंग क्या होती है? जितनी भी बिट टोरेंट है वो आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क है। जो नैपस्टर का ट्रैफिक है वो पीयर टू पीयर है। तो इस तरह के जितने ट्रैफिक होते हैं वो पीयर टू पीयर होते हैं। अब अगर आपने टोरेंट डाउनलोड लगा दिया तो आपको भी पता है कि जितनी भी नेटवर्क की स्पीड होती है, अगर 1 गीगाबिट का कनेक्शन है आपका, तो वो पूरा कनेक्शन आपका टोरेंट खींच लेगा। तो इससे बाकी लोग को इंटरनेट नहीं मिलेगा, मतलब स्लो हो जाएगा या ख़राब चलेगा। या तो वो रोकने के लिए आप यहाँ पे आते हो और आप करते हो कि 20% जो टोटल बैंडविड्थ है यहाँ पे सिलेक्ट कर दो, 50% जो टोटल बैंडविड्थ है वो बिट टोरेंट पे जाए, यानी पीयर टू पीयर ट्रैफिक टोटल। यानी अगर आपके 15 PC हैं, 15 PC में एक साथ सब में बिट टोरेंट चल गया तो भी 500 kbps से ऊपर ट्रैफिक नहीं जाएगा, स्पीड नहीं जाएगी, वो बिट टोरेंट नहीं खा पाएगा। वो आप सेलेक्ट कर लो कौन से प्रोटोकॉल पे करना है, बिट टोरेंट पे करना है, सेलेक्ट कर लिया आपने और नेक्स्ट कर दो। ऐसे ही आता है फिर गेमिंग का ट्रैफिक। अगर आप गेम खेलते हो तो गेम की एक बहुत बड़ी लिस्ट आती है, यहाँ पे कौन सा गेम खेल रहे हो उस हिसाब से आप सेलेक्ट करके उसको आगे कर दो, तो आपका वो जो ट्रैफिक होगा गेम का ट्रैफिक वो प्रायोरिटाइज हो जाएगा। अदर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, अगर आप VNC यूज़ करते हो, रिमोट डेस्कटॉप यूज़ करते हो, आप प्रोडक्टिविटी का कोई काम करते हो, ऐसा सच करते हो, उन सब का जो ट्रैफिक होता है वो यहाँ से स्पीड अप करने के लिए, उसके पैकेट्स को स्पीड अप करने के लिए यहाँ पे सेटिंग्स है। उसके बाद आपने एक बार ये ख़त्म कर दिया, उसके बाद आपने फिनिश कर दिया, आपको कुछ नहीं करना है। एक बार ये अप्लाई हो गया, क्यू स्टेटस पे आए, अब ये देखिए आप ट्रैफिक आपको दिखने लग गया। अब आप सोचोगे इसके रूल्स कहाँ बने हैं, तो इसके रूल बनते हैं फायरवॉल के अंदर। रूल्स में आओगे और यहाँ फ्लोटिंग रूल्स होते हैं। तो अब फायरवॉल के अंदर एक चीज़ होती है एलियसेस, यहाँ पे फायरवॉल सेलेक्ट करोगे, एलियसेस करोगे। तो अब मान लो एलियसेस का मतलब है कि ग्रुप, एक बकेट। मान लो आपके घर में बच्चे हैं, उनके पास 2 फ़ोन है और 2 टैबलेट है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि उनका IP एड्रेस सेम रहे। तो वो आप कैसे करोगे, वो आप मैक एड्रेस से बाइंड कर दोगे IP एड्रेस को।
एक बार आपने वो बाइंड कर दिया, उसके बाद आप उन चारों डिवाइसेस को एक एलियस के अंदर डालोगे। तो वो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आपने आए, यहाँ आपने क्रिएट किया चाइल्ड डिवाइसेस, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं देना है, बाकी आप URL से कर सकते हो, IP एड्रेस से, पोर्ट से कर सकते हो, URL टेबल से कर सकते हो, नेटवर्क से कर सकते हो। कि जैसे मैंने बताया कि एक सबनेट हो, CCTV का सबनेट हो, तो एक पूरा नेटवर्क बना दिया आपने, एक सबनेट बना दिया, आप उसको एलियस में डाल दिया कि वो पूरा सबनेट एक एलियस है। तो यहाँ पे आपने डाला 192.168.5.22 या 23 कुछ भी डाल दिया, iPad 1। आपने एक और होस्ट ऐड किया, आपने इसको सेव कर दिया, यहाँ पे अप्लाई चेंजेस कर दिया। अब क्या हो गया कि आपको अगर जब भी आपको उन चाइल्ड के डिवाइसेस पे इंटरनेट बंद करना होगा या कोई डोमेन या कुछ भी ब्लॉक करना होगा, तो आपको मैनुअली हर बार उनके डिवाइस का IP एड्रेस नहीं डालना होगा, आपको बस एलियस का नाम लिखना होगा और वो आपका उधर का रूल एक्टिवेट हो जाएगा। एग्जांपल करके दिखाता हूँ। तो मान लो उन डिवाइसेस पे इंटरनेट बंद करना है, तो रूल्स में गए, लैन के रूल पे गए, यहाँ पे एक नया रूल ऐड करेंगे ब्लॉक का। इंटरफेस लैन है, IPv4 है, प्रोटोकॉल कोई भी, क्योंकि पूरा इंटरनेट बंद करना है एनी। सोर्स, अब सोर्स यहाँ आपको ये बताना है, इन्वर्ट नहीं करना है, सोर्स में आपको ये बताना है कि ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे लैन होगा, सिंगल होस्ट या एलियस। तो एलियस में अपने आप यहाँ चाइल्ड लिखोगे तो ये प्री पॉपुलेट कर देगा चाइल्ड, एलियस बन गया क्योंकि चाइल्ड एलियस है एक। डेस्टिनेशन एनी, यानी कि उस एलियस से, यानी कि उन 2 IP एड्रेस से कहीं के लिए भी ट्रैफिक आएगा तो ब्लॉक हो जाएगा। अभी जो फायरवॉल के रूल होते हैं ये टॉप टू डाउन चलते हैं। तो जैसे ही आपने पहला रूल किया, अगर वो मैच नहीं हुआ तो सेकंड पे जाएगा, सेकंड मैच हो गया तो उसके आगे आपने कोई भी रूल लिखा वो पढ़ेगा भी नहीं, जैसे ही पहला मैच हुआ उसका तो हट जाएगा। तो आपको प्रायोरिटाइज़ करना है कि आप किस हिसाब से चाहते हो। तो अभी क्या होगा, जो भी चाइल्ड में डिवाइसेज हैं, यानी कि 192.168.5.23 और मैंने दूसरा 23 डाल दिया, उसको चेंज कर देता हूँ। तो ये 2 डिवाइसेस हैं, इन पे इंटरनेट आना बंद हो जाएगा। पर अभी चेक कैसे करें, मेरे पास डिवाइसेस तो है नहीं अभी। तो अभी अपना PC है उसको डाल देते हैं। तो अभी पहले चेक करते हैं गूगल चल रहा है नहीं चल रहा है। ये होम पेज खुल के आ गया, गूगल चल रहा है, ठीक है। अब वापस आओ फायरवॉल पे, एलियसेस पे, इसको एडिट करो। हमारा IP एड्रेस है चेक करने के लिए 5.10 है हमारा IP एड्रेस, यहाँ लिख के आ रहा है। तो इसको सेल्फ पे गए, सेव किया, अप्लाई चेंजेस पे क्लिक किया। अब गूगल नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। अब जैसे ही, अब देखो अभी टाइम आउट होने में थोड़ा समय लगाएगा क्योंकि कोशिश कर रहा है जोड़ने की, पर पैकेट वहाँ से नहीं मिल रहा है, तो ये टाइम आउट होने में थोड़ा समय लगता है। अभी देखो टाइम आउट हो गया, कैन नॉट रीच टू दिस पेज। एलियस में जाऊँ और खाली अपना IP एड्रेस डिलीट कर दूँ और सेव कर दूं और अप्लाई चेंजेस कर दूं और यहाँ पे फिर से एंटर करूं तो गूगल खुल गया। तो ये फ़ायदा होता है एलियस का। एलियस बहुत काम आएगा जब आप थोड़ा सा भी आपका नेटवर्क ग्रो होगा, मतलब मान लो अगर 5 PC भी हो गए और आप हर PC को अलग अलग तरह से ट्रीट करना चाहते हो तो एलियसेस बहुत काम आते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट। एक काम की सर्विस होती है जो कि मैं यूज़ करता हूँ, वो है डायनेमिक DNS। आपको सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए होगी, आपको सबसे पहले ये चाहिए होगा कि आपके पास एक डोमेन हो। आप फ्री भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं कहूँगा कि आप 500-700 रुपये का एक डोमेन खरीद लो साल भर के लिए और उस पर एक सबनेट बना दो रैंडम सी स्ट्रिंग का XYZ ABCD 1 2 3, जो कि काफ़ी आर्बिट्री हो, जो आपको पता हो और यूजुअली लोग गेस ना कर पाएँ। तो उसको आप यहाँ पे डायनेमिक DNS में डाल दोगे तो जैसे ही आपका IP एड्रेस जो आपको एयरटेल प्रोवाइड करता है, जो आपका वैन का IP एड्रेस होता है, वो जैसे ही वो अपडेट होगा वैसे ही वो अपने आप आपके सब डोमेन पे अपडेट कर देगा। तो आप जब कभी भी चाहो कि आप अपने PC को या सर्वर को या होम लैब को एक्सेस कर सको, चाहे VPN के थ्रू चाहे डायरेक्टली किसी HTTP सर्विस के थ्रू, तो आप वो डोमेन एड्रेस डालोगे और आपको हमेशा अपडेटेड पब्लिक IP मिलेगा आपके सर्वर का या फायरवॉल का। तो ये डायनेमिक DNS का फ़ायदा होता है। मैं क्लाउडफ्लेयर यूज़ करता हूँ, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है। यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद तो इसको लगा लेना, पर ये काम नहीं करती है सही से अगर आपका पब्लिक IP इसके वैन पे नहीं है। तो अभी हमारी जो पब्लिक IP है वो इसके वैन पे नहीं है, हमारी पब्लिक IP अभी राउटर पे, यानी कि एयरटेल के राउटर पे। तो मैं दिखाता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। pfSense के इस पे गया, यहाँ पे वैन पे आया, वैन पे देखो वैन है, यहाँ पे क्या IP एड्रेस आ रहा है 192.168.1.238। ये पब्लिक IP नहीं होती है, ये इंटरनल IP होती है। ये सबनेट क्लास ही पूरा इंटरनल सबनेट क्लास होता है, तो ये कभी पब्लिक बन नहीं सकती। अब पब्लिक IP चेक करना है तो वापस गूगल पे जाओ, माय IP एड्रेस,
ये मेरी पब्लिक आईपी है इस टाइम की। तो अब मुझे ये आईपी चाहिए अपने वैन पे, यहाँ पे मेरे को ऐसी आईपी एड्रेस लिख के आए। तो उसको अपडेट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमको पहले अपने राउटर की में थोड़ी सेटिंग चेंजेस करने जो एयरटेल ने दिया है हमको। तो 192.168.1.1 ये मेरा राउटर का पेज आ गया। ये लॉगिन हो गया इसमें हम जाएंगे वैन में। अब यहाँ पे आपको 2 ऑलरेडी नेटवर्क कनेक्शन बने हुए दिख रहे हैं। अब आपको यहाँ पे नया क्रिएट करना है। ये मैं एयरटेल स्पेसिफिक बता रहा हूँ, और ऐसे कनेक्शन जहाँ पे फाइबर टर्मिनेट होती है। वैसे फाइबर नहीं, जिनके यहाँ ADSL या VDSL है वहाँ पे भी सेम ही है 99% जितना मुझे याद है। उसके बाद हमको क्या करना है, IPOE कुछ नहीं करना है, हमको यहाँ पे दोनों सेलेक्ट करना है। राउट वैन से हमको ब्रिज वैन करना है। इंटरनेट सेलेक्ट करना है सर्विस टाइप में। VLAN ID डालनी है हमको 100। एयरटेल की VLAN ID 100 होती है, और इसको बाइंड कर देना है LAN 4 से, क्योंकि हमारा जो वैन का तार आया था वो LAN 4 पोर्ट से निकल रहा था। तो हम इसको बाइंड कर देंगे LAN 4 पे, और उसके बाद इसको अप्लाई कर देना है। ये अप्लाई हो गया। अब ये ब्रिज कनेक्शन बन गया है। तो अब टेक्निकली google.com नहीं खुलना चाहिए, टेक्निकली google.com नहीं खुल रहा है। और हम यहाँ पे आएंगे, ये देखो 0000 आ रहा है, मतलब पब्लिक आईपी हमें इशू नहीं हुआ है। पब्लिक आईपी भी नहीं इशू हुआ है, और ना ही राउटर ने हमें कोई और आईपी इशू किया है। अब हमारा राउटर जो है वो एक डमी डिवाइस बन गया, जो कि हमारी ऑप्टिकल लाइन को टर्मिनेट कर रहा है, और हमको एक ईथरनेट की वायर दे रहा है, जो कि हम यहाँ पे ऑथेंटिकेट करेंगे। तो उसके लिए एयरटेल क्या यूज़ करता है, एयरटेल ट्रिपल PoE प्रोटोकॉल यूज़ करता है। यहाँ पे जाओ इंटरफेसेस के अंदर, वैन के अंदर, उसके अंदर DHCP यहाँ से हटा के ट्रिपल PoE प्रोटोकॉल सेलेक्ट करो। उसके बाद यहाँ यूज़र नेम पासवर्ड होता है। अगर नहीं पता है आपको तो एयरटेल के कस्टमर केयर में कॉल करके आप यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ सकते हो। अब कुछ नहीं करना है, अब इसको बस सेव कर देना है। जैसे ही हम सेव करेंगे और इसको अप्लाई सेटिंग करेंगे, अप्लाई चेंजेस करेंगे, वैसे ही 1-1.5 मिनट में हमको IP एड्रेस इशू हो जाना चाहिए। ये रहा IP एड्रेस, ये हो गया इशू 223.190.12.9। ये हमारा पब्लिक IP है जो हमारे pfSense के सर्वर पे इशू हुआ है। अब मैं अगर गूगल पे जाऊँगा और यहाँ लिखूँगा माय, तो ये वही सेम IP है 223.190.12.9। तो इससे हमको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। और pfSense अगर आपको चलाना है, अच्छे से चलाना है, तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप पब्लिक IP यानी वैन IP जो है वो pfSense पे इशू करवाओ। आप राउटर पे मत करवाओ, राउटर के थ्रू मत करो, ब्रिज कनेक्शन करो जो मैंने अभी किया है, और उसके बाद pfSense यूज़ करो। तो मेरे ख्याल से मैंने सारे मेन टॉपिक कवर कर लिए हैं, पर अगर कुछ छूट रहा है जो आपको जानना है, या आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आप किसी में चीज़ में इन डेप्थ डिटेल चाहते हो, तो कमेंट में मेंशन करो या मुझे इंस्टाग्राम पे DM करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।